मेरे साथियों आज हम लोग जो हैं सेट नंबर 10 को पढ़ेंगे। इससे पहले अगर सेट आप 1 से लेकर 9 तक नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपकी सारी सेट उपलब्ध है, मिल जाएगा। रुक्मिणी किरण सभी का सेट है, 40 नंबर अलग सा है और 120 अलग से हैं। ठीक है, 3 सेट वहाँ पे हैं, आपको उपलब्ध है, मिल जाएगा। तो मेरे साथियों आज चलते हैं सेट नंबर 10 से, और सेट नंबर 10 से चलेंगे भाग 2 से। भाग 2 में जो है, भाग 2 में सामान्य अध्ययन है। ठीक है, और सामान्य अध्ययन जो है कुल 40 अंक का है, और उसके बाद पार्ट 3 आ जाता है 80 अंक का है, जिसमें पार्ट 1 में सबसे पहले मैथ दिया गया है, और मैथ को जो है आपको आंसर हम आपको बता देते हैं और आराम से इसको बना लीजिएगा आप। ठीक है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में जो है सो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हल इसको मान ज्ञात करना, हल करके इसको मान ज्ञात करना है। तो मान को कैसे ज्ञात करेंगे मेरे साथियों, तो आप इसको बना लीजिएगा और हम इसको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा -211/8 हो जाएगा, -211/8 हो जाएगा इसका आंसर। 32 का क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि अगर कोई ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो वह एक निश्चित दूरी 45 मिनट में पूरी कर लेगी। सामान्य दूरी 35 मिनट में तय करने हेतु ट्रेन की गति कितनी होगी। ट्रेन की गति पूछ रहा है मेरे साथियों, तो कितना होगा, तो इसको राइट आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर 5, इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि 6 वर्ष पश्चात 12,000 की धनराशि और 9 वर्ष पश्चात 15,000 की धनराशि का योग साधारण ब्याज पर एक समान होती है, प्रति वर्ष के हिसाब से उसका ब्याज दर कितना होगा। प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज दर कितना होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16.2/3%, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, क्वेश्चन नंबर 34, ए अकेला किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य का 3/4 हिस्सा 25 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो वह जो है 300/19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और x के मान को निरूपित करने वाली संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, तो x के जगह पर कौन सा संख्या होगा, इसकी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 324 हो जाएगा राइट आंसर, अब बना लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, एक अंतराल में होने वाले लाभ क्रय मूल्य का 20% है। यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है तो लाभ प्रतिशत में कितने कमी होगी, लाभ प्रतिशत में कितने कमी होगी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 14.2%, लेकिन दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है मेरे साथ इसको बना के देखिएगा कितना आता है, ये 14.2% आता है कि नहीं, बना के देखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना के बराबर है, जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस थोड़ा मैथ है, ज़्यादा नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर 24/5 दिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, यदि √5 प्लस √2 बटा
5√5 माइनस √2 बराबर a प्लस b रूट अंदर 10 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बनाइएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर 5 कोई नहीं होगा। लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तदनुपात ज्ञात करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा a बराबर 7/3 और b बराबर हो जाएगा 2/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करने पर आपको पाया जाएगा 20। इसका 20 ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 का निम्नलिखित में से किस किताब में गंभीर रूप से संकटग्रस्त जानवरों और वृक्षों की जानकारी संरक्षित रखी गई है? इसका राइट आंसर आता है रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर 1 रेड डाटा बुक प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इनमें निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण से संबंधित नहीं है? पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रदूषण के स्तर को बढ़ना पर्यावरण संबंधित है, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संबंधित है, लेकिन ओजोन परत जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत का बढ़ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 का निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 में, 1858। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि विद्युत धारा किसी भी धातु की परत लेपन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाते हैं विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर 1 विद्युत लेपन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस बैंक का वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नया नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, जिसकी विश्व में बड़ी संख्या में शाखाएं हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यह जो है 27 जनवरी 1921 ईस्वी को J.M. किंग्स द्वारा अस्तित्व में आया था। ठीक है, और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक में बन गया। भारतीय स्टेट बैंक बन गया। कब बना? तो 1 जुलाई ठीक है 1955 को, 1 जुलाई 1955 को जो है यह इंपीरियल बैंक से भारतीय स्टेट बैंक बन गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब मीनार के समीप अलाई मीनार का निर्माण करवाना चाहता था लेकिन यह सफल नहीं हुआ? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाई मीनार कुतुब मीनार पेरिस में स्थित एक अधूरी मीनार है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, और खिलजी द्वारा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के आकार को दुगना करने के बाद उसने एक मीनार बनाने का फैसला किया जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से दुगनी होती। ठीक है, जो कि सफल नहीं हो सका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि धूसर क्रांति भारत में किससे संबंधित है? धूसर क्रांति भारत में किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा खाद से संबंधित है। धूसर जो है खाद से संबंधित है, इसको जो है सो ग्रे क्रांति भी कहा जाता है, खाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में सफ़ेद संगमरमर से डैश का निर्माण करवाया गया था। सफ़ेद संगमरमर से कौन चीज़ का निर्माण करवाया गया था? तो यह जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण जो है सफ़ेद संगमरमर से किया गया था। महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित विक्टोरिया स्मारक सफ़ेद मकराना संगमरमर से निर्मित है। इसकी डिजाइन ताजमहल के गुंबद, 4 सहायक पिलरों, अष्टकोणीय गुंबदकार छतरियों, ऊंचे द्वारों, छत और गुंबदकार
कोने वाले टावरों जैसी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 49 नंबर प्रथम पंचवर्षीय योजना में डैश पर अधिकतम ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर से दिया गया, यह डैश में आरंभ किया गया है। यह कब आरंभ किया गया है? यह किया गया 1951 से 56। ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 था। 1951 से 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि मनुष्य के शरीर से उत्सर्जित पदार्थ जो घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में होता है उसे डैश के द्वारा यकृत से बाहर निकलता है। वो किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो वो निकलता है नेफ्रॉन के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के आँख का हिस्सा नहीं है? मनुष्य के आँख का हिस्सा नहीं है तो यह जो आँख की पुतली आँख का हिस्सा है, सिलियोरी मांसपेशी आँख का हिस्सा है, लेकिन जो है कर्णावर्त या आँख का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आँख के और कई हिस्से हैं जिसमें कॉर्निया, पुतली, लेंस, श्वेत पटल, कंजाक्तिवा प्रमुख है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कर्णावत। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस पुस्तक के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गीतांजलि, ऑप्शन नंबर 2। 1913 में लंदन प्रकाशित हुए उनके संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कब किया गया नोबेल पुरस्कार? 1913 ईस्वी में। ठीक है, इस राइट आंसर गीतांजलि 1913 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है सो यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता था। तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के याद में प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मेरे साथियों? जो 2 अक्टूबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसकी वो जितने भी मारे गए थे उनकी याद में जो है 2 दिसंबर को प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 कहता है निम्नलिखित में से किन उद्योगों में वस्तु का उत्पादन घर में होता है? किसका उत्पादन वस्तु के घर में होता है? द्वितीयक उद्योग, चतुर्थक उद्योग, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कुटीर उद्योग। उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लेखित हैं? मेरे साथियों यह 22 भाषा उल्लेखित है। कितनी भाषा है? 22 भाषा का उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। क्वेश्चन 57 कहता है यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से निपटने के लिए किस वर्ष इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक कहा जाता है, की स्थापना की गई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1944 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 44। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा चलाए गए इल्बर्ट बिल से निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय संबंधित है? कौन सा वायसराय संबंधित है इल्बर्ट बिल से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन संबंधित है। लॉर्ड रिपन जो है इल्बर्ट बिल एक विधायिक अधिनियम था जिसे 1833 में वायसराय रिपन 1880-84 के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इससे सर कर्टन पेरलिंग इल्बर्ट द्वारा लिखा गया था। सर कर्टन पेरगिन इल्बर्ट द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड रिपन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 कहता है किसने कहा था नाभिकीय तकनीक का उपयोग न सिर्फ आवश्यक और ऊर्जा क्षेत्र में किया जा सकता है बल्कि उच्च
सामाजिक क्षेत्रों में भी जीवन को उन्नत बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा होमी जहांगीर। होमी जहांगीर भारतीय परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक होमी जे भाभा ने परिकल्पना की थी कि परमाणु प्रौद्योगिकी न केवल विद्युत क्षेत्र में बल्कि जीवन के बेहतरीन के लिए अन्य सामाजिक क्षेत्र में भी उपयोगी है। याद रखिएगा, होमी जहांगीर ने किए थे। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। क्वेश्चन 60 नंबर कहता है, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? गंगा, सिंधु, यमुना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो यह जो ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य नाम है सांगपो और दिहांग। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में हिमालय क्षेत्र मानसरोवर से निकलती है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ निकलती है और कहाँ गिरती है? हिमालय क्षेत्र, तिब्बत में हिमालय क्षेत्र मानसरोवर से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी लोहित, सियांग एवं दिहांग व बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? कौन सी विधि विकसित की थी? यह हो जाएगा महलबारी प्रणाली, ऑप्शन नंबर 2 महलबारी प्रणाली। अगला क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि शक संबंध पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है? जिसमें 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदी के पहला महीना से चैत्र जिसको कहते हैं हम लोग चैत्र कहते हैं। तो हिंदी महीना का पहला जो है सो हिंदी महीने से के अनुसार पहला महीना हो जाएगा चैत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 कहता है कि आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मास्यूटिकल्स विभाग, ऑप्शन नंबर 2। और इसके जो गठन कब किया गया था? इसके गठन किया गया था 1995 में। 1995 में किया गया था इसका गठन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? बहुत भी क्वेश्चन है मेरे साथियों। यह जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरक्रॉपिंग प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसे दर्शाती है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दर वर्ष एक पौधा उगाना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपये का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान की जाती है। ये कौन सा योजना है? तो मेरे साथियों, इसका जो योजना होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। आगे चलते हैं। और इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की शुरुआत जो है कब से की गई थी? यह की गई थी 9 मई 2015 ईस्वी को। 9 मई 2015 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंट्सी नामक नीति का आरंभ किया। पैरामाउंट्सी नामक नीति का आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग ने, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड हेस्टिंग ने। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजार मतलब काला जार नामक रोग होता है?
किसके कारण से कालाजार नामक रोग होता है? तो इसका हो जाएगा प्रोटोजोआ से। ठीक, कालाजार एक मंद गति से बढ़ने वाला स्वदेशी बीमारी है जो लिस्मेनिया जीन्स के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70 इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लवक, ऑप्शन नंबर 3 लवक। प्लास्टिक केवल पादप कोशिका में मौजूद साइटोप्लाज्मिक अंग होते हैं और प्लास्टिक में क्लोरोफिल होता है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। प्लास्टिक ने समझिएगा प्लास्टिड इसका होता है। तो चलते हैं पार्ट 3 यानी कि भाग 3 के अंदर, और भाग 3 में जो है 71 से क्वेश्चन दिया गया है और 71 से इसको बनाना है। ठीक है, इसमें जो है 6 to 8 के लिए है ये। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविता और विचारों को पंच, बानी और बीजक से संरक्षित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कबीर। क्या? क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्याएं देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर इसका मुंडकोपनिषद हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रणालीगत व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर। मेरे साथियों इसका जो राइट जो आंसर जो हो जाता है, मेरे साथियों फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं 72 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्याएं देता है? तो ये जो व्याख्याएं देता है यह जो है चाछोंग उपनिषद सामवेदीय छादोंग ब्राह्मण का उपनिषद भाग है जो प्राचीनतम 10 उपनिषदों के नवम एवं सबसे वृद्धार्थकार है। इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत के व्याख्या प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 कहता है सामाजिक कानून को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान कीजिए। वर्षों के साथ मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन कहता है कि सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन, तो सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? ये हुआ था 1829-30 में। सती प्रथा का उन्मूलन 1829-30 में। विधवा पुनर्विवाह का हुआ था इसका 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में कन्या भ्रूण हत्या निषेध ये हुआ था 1843 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1। और दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ये हुआ था 1804 ईस्वी में। तो उसके अनुसार से इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन 74 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना नहीं है? एक प्रमुख घटना नहीं है। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ। और ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कहता है चतुर्थ बौद्ध संगीति उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों के राजस्व एकत्रित करने के 2 मुख्य प्रणालियों में से एक थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर 2 शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल में कीर्ति है? किस काल की कीर्ति है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? किसके नेतृत्व में? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि
3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निदेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से उस आयोग के अध्यक्ष कौन था? उस आयोग का अध्यक्ष था डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन 79 कहता है कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा डैश में घोषित किया गया था। यह कब घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता 1906 में। स्वदेशी का संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 कलकत्ता सत्र में अपनाया गया था। इस सत्र का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खम्स का युद्ध। ऑप्शन नंबर 2 खम्स का युद्ध। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन बाइली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन नंबर 1 मदन लाल ढींगरा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वैदिक काल, ऑप्शन नंबर 1 वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया और प्रक्रियावादी दल ने डैश द्वारा के लिए कार्य किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये दिसंबर 1922 में कांग्रेस खिलाफत राजस्व पार्टी की गठन की घोषणा CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के 1916 के किस सत्र में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की रियादत दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर जो होगा, ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन कहता है कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया था? कौन सा घोषित किया था? ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी वंश का महान शासक था। खिलजी वंश का महान शासक था। इसके सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और सिखों खिलजी पर अंकित करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी थी? बिहार बनाने की अनुमति दी थी तो समुद्रगुप्त ने दी थी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? उपनिवेशिक शिक्षा के भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा करता था। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा के भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया और अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाने और लिखाने के लिए की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन, पहला रुपया जारी करने के लिए जो 20वीं सदी का प्रयोग होता था, नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा नेहरू द्वारा प्रणाली को शुरू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के सैनिकों स्क्वाड्रन करिहार। ऑप्शन नंबर
3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? इसके पीछे प्रेरणा कौन था? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हेनरी बिबियन डोरेजियो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 19वीं सदी में किए थे। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका किया था राहुल संकीर्त्यान ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वासन अभी तक नहीं किया गया, निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अभिलेखों की छोटी इकाई थी और द्विभाषा लेख की अनुपस्थिति थी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए बी और सी तीनों था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 कहता है कि ग्वालियर के निकट बाकी गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है? किस चित्रकला की प्रतिनिधित्व करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर चलते हैं मौर्य युग, गुप्त युग, कुषाण युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गुप्त युग ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? किस काल में? तो मेरे साथी बताइएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा काजी उल कजात ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं। को 95 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख धातु थी? सबसे पहले कौन सा धातु भारत में प्रयोग की गई थी? तो ये किए गए थे तांबा ऑप्शन नंबर 2 तांबा। और तांबा का जो काल था 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का काल ताम्रपाषाण के काल से नाम से जाना जाता है। कब से? 2000 से 500 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 96। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, बी गलत है। ए जो सही है और बी गलत है, तो उसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिराज गोपालचारी ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको सही उत्तर का चयन करना है। तो ये 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। किसके विषय में चयन करना है? ऋग्वेद के विषय में। इसकी रचना प्राकृत में की गई है। इनमें से 1000 से अधिक सूकित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए सही है, ए और बी गलत है। यह जो 3500 वर्ष पूर्व में लिखा गया था, लेकिन इसकी रचना प्राकृत भाषा में नहीं है, संस्कृत भाषा में है। इनमें से 1000 से अधिक सूक्त है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी सही है, ए और बी गलत है। सी सही, इनमें से 1000 से अधिक सूक्त है, ठीक है। और यह 35 पूर्व लिखा गया था, ये भी सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी सही है, ए और बी गलत है। सी सही है और ए और बी जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन 99 कहता है कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था।
ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100, मध्यकालीन भारत में धार्मिक या खरीदार इंगित करते थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत, दरवाजे और खिड़की के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सहतीर को जोड़ने वाली एक शैली, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है, इसका हो जाएगा प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, तो यह बताग्र क्या कहलाता है? तो यह बताग्र क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर यह शीत बताग्र, उष्ण बताग्र, अवरुद्ध बताग्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उष्ण बताग्र, ऑप्शन नंबर 2 उष्ण बताग्र। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान को डैश कहलाता है, एक स्थान क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नम बिंदु बस्ती, ऑप्शन नंबर 2 नम बिंदु बस्ती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना लेकिन उसकी अनिश्चित खेती की समावधि की प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा अंतर फसल, अंतर फसल कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन 105 कहता है कि मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः डैश का अनुसरण डैश का अनुसरण करती है, तो ये जो कहलाएगा यह का 180 डिग्री देशांतर का, ऑप्शन नंबर 1 180 डिग्री देशांतर का। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता कितनी है? औसत लवणता कितनी है? इसके औसत जो लवणता हो जाते हैं ये हो जाते हैं 35%, 35% हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीपीय और एक महासागर था, उस महासागर का नाम क्या था? 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था, उस महासागर का नाम क्या था? उस महासागर का मेरे साथ नाम बताइए क्या था? उस महासागर का नाम था पेंथालासा, उस महासागर का नाम था पेंथालासा। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रसिद्ध जर्मन विद्वान वेगनर ने 1920 के दशक में इसको प्रस्तुत किया। उन्होंने पाया कि वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर एक भौगोलिक एकरूपता की जा सकती है। उन्होंने उस समय रूपता स्थापना कहा। उनके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। इस बृहद महाद्वीप को उन्होंने पेंजिया नाम दिया गया। उनके चारों ओर एक बृहद महासागर विस्तार था जिसे पेंथालासा कहा जाता था। इसे ऑप्शन नंबर 2 होगा पेंथालासा। पेंजिया मत भरिएगा मेरे साथियों, पेंजिया का अलग अलग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो होगा धूम कोहरा, ऑप्शन नंबर 1 धूम कोहरा। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? किस क्षेत्र में उच्चतम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर की पठार, ऑप्शन नंबर 2 छोटा नागपुर की पठार। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि एशियाई देशों में निम्नलिखित में से किस समूह से होकर कर्क रेखा गुजरती है? किस समूह से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यह जो भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। 111 कहता है कि भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र डैश के पास देखा जा सकता है। किसके पास देखा जा सकता है? तो यह जो देखा जा सकता है कर्क रेखा, सऊदी अरब संयुक्त, यह जो देखा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेरे साथियों, इसका जो
110 का एशियाई देशों का निम्नलिखित में किस समूह को कर्क रेखा गुजरती है? तो यह जो गुजरती है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मेरे साथी हो सकता है ऑप्शन में गलती दिया होगा, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा सही राइट आंसर। 111 का आता है कि भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र देश के पास भेजा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के तट पर। गुजरात के तट पर। क्वेश्चन नंबर 112 का आता है, मेरे साथी आपको बता देते हैं कि सेट में कुछ ना कुछ तो गलती रहता ही है। लाख प्रयास करने के बाद जब तक आप आंसर नहीं ढूंढ पाइएगा असली आंसर, तो आपको संतुष्ट नहीं मिलेगा। तो कुछ ना कुछ तो हमारा कोशिश रहता है कि जो सही राइट आंसर वो आपको हम दें, जिससे हम भी सफल हो जाए और आप भी सफल होइएगा। अगर आप सफल नहीं होते तो हम सफल नहीं हो पाते मेरे साथियों। ठीक है, इसके लिए घबराइए नहीं। आपको मेरा प्रयास रहता है कि एनसीईआरटी से आंसर खोज कर ही उस पर डालते हैं, ना कि आपको गलत ऑप्शन आपको बताया जाएगा। गलत ऑप्शन से आपको नहीं, हमें नुकसानी होगा। ठीक है, तो पहले अपने बारे में सोचना है कि हमें नुकसानी न भरना पड़े, मेरे साथी का नुकसानी न भरना पड़े, इसके लिए हम सही आंसर देते हैं। तो 112 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन खनिज बिहार में मिलते हैं? कौन कौन खनिज बिहार में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं फेल्सपार। ऑप्शन नंबर 2 फेल्सपार जो है बिहार में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन मिलते हैं, कौन कौन खनिज मिलते हैं। तो ऑप्शन पर चलते हैं, इसका तो छोटा कर देते हैं और ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन कहता है कि केवल एक इसका जो होगा पाइराइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाइराइट। 112 का 112 कहता है बिहार निम्नलिखित में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो बिहार में ए और बी दोनों मिलते हैं, तो सल्फर और पाइराइट दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केवल ए और बी, ये भी पाइराइट मिलते हैं और सल्फर भी मिलते हैं। ये दोनों जो हैं ये मिलते हैं बिहार में। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? बिहार में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। मेरे साथियों है कुछ मिस है कुछ बुक में, मेरा सही रहता है कि कोशिश रहता है कि सही आपको आंसर दें। अगला है 113 का, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सही कहता है कौन सा है? ठीक है, नरौरा बांध। नरौरा बांध जो है इसका ये हो जाएगा गंगा नदी पर, ये सही है। मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है? ये हो जाएगा कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर है मेटूर बांध। कोयना बांध जो है कोयना नदी पर है, कावेरी नदी पर नहीं है, कोयना नदी पर है। कोयना नदी पर है कावेरी बांध। ठीक है, और नरौरा गंगा नदी पर है। और नरौरा बांध जो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि फ्रांस के ऊपर अल्पस से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बढ़ने वाली पवन क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाते हैं मिस्ट्रल कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिस्ट्रल। यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती है एवं रूम सागर या भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम भाग विशेषकर स्पेन व फ्रांस को प्रभावित करती है। इसके आने से तापमान हिमांक के नीचे गिर जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 का, निम्नलिखित में से कौन सी किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 2 ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, कहाँ कहाँ स्थित है मेरे साथी बताइएगा। ये उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, मध्य दक्षिणी बिहार मैदान में, दामोदर घाटी प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में और मध्य दक्षिणी बिहार मैदान में। इसका 2 और 3 दोनों होता है, तो उसके अनुसार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है
कि तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, किस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो ये जो हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी होते हैं, शीत वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी होते हैं। यह होता उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 बहुत लंबा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वायुमंडल की परतें हैं और विशेषता है, वायुमंडल की परतें हैं और इसकी विशेषता दिया गया है। पहला क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है, तो ये हो जाएगा 4। समताप मंडल, समताप मंडल में जो है इस समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत है, ओजोन गैस की एक परत है, इसका 3 हो जाएगा। मध्यमंडल, मध्यमंडल हो जाएगा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड, जो उल्का पिंड होते हैं वो गिरते हैं मध्यमंडल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। उल्का इस मंडल में, मध्यमंडल में जो है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पिंड इस ओजोन पर जल जाते हैं, जल जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और इसका जो बाह्य वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आयन मंडल परत का एक भाग है, आयन मंडल परत का एक भाग है। तो उसके अनुसार से 119 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। आप मिलाइएगा, इसको मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। भी है, एक क्वेश्चन याद कीजिएगा तो बहुत क्वेश्चन इसमें बनता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियाँ घटाकर इंगित की जाती है, इंगित की जाती है। तो यह निवल प्राथमिक उत्पादन ऑप्शन नंबर 3, निवल प्राथमिक उत्पादन ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के इतिहास में, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया, पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किया गया किनके कार्यकाल, नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन पर चलते हैं सुशील मोदी के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण सुशील मोदी के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा जो है 2006-07 में उप मुख्यमंत्री द्वारा, वित्त मंत्री सुशील मोदी द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था 2006-07 में, 2006-07 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 पर आते हैं। 122 कहता है कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। रोपण कृषि की विशेषता इसको चुनना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है, या वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों में की जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं, भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। तो ये हो जाएगा स्थल मंडल में, ऑप्शन नंबर 3 स्थल मंडल। अगला क्वेश्चन है 24, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा बहिर्भेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 125, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर बताइए मेरे साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, यह क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष भर बारिश वर्षा होता है, वृक्ष अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं गिरते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति
दर्शाता है जहां एक व्यक्ति कार्यरत है लेकिन कुल उत्पादन में जोड़ने में योगदान नहीं होता है, योगदान नहीं देता है। इसके ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन कहता है खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब मेरे साथी बताएं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहां एक आर्थिक गतिविधि में बहुत अधिक लोग कार्यरत होते हैं, जैसे कि यदि आप उनमें से कुछ लोग को हटा भी देते हैं तो उत्पादकता समान रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रम का सीमांत उत्पाद शून्य है, क्योंकि उत्पादन कारक इनपुट यानी श्रम की अतिरिक्त के साथ अपरिवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, आदि मानव कालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। प्राचीन काल के अखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजारों एवं तीर इत्यादि का इस्तेमाल करते थे। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई या संकटपन्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन 128 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के उद्यम होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर लोग निजी उद्योग में हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का संचालन संयुक्त रूप से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि व्यापार संतुलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यह देश द्वारा दूसरे देशों को वस्तुओं सेवाओं के आयात तथा के साथ साथ निर्यात किए जाने की मात्रा का प्रलेखन है। यदि आयात का मूल्य किसी देश के निर्यात के मूल्य से अधिक है तो देश के पास व्यापार संतुलन ऋणात्मक है, और एक सकारात्मक संतुलन का मतलब यह होगा कि देश वस्तुओं के क्रय पर ज़्यादा व्यय करता है जितना अपने सामानों की विक्रय से अर्जित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। बस थोड़ा क्वेश्चन बच गया है, इसको अंत तक जरूर देखिए मेरे साथियों, छोड़िए नहीं। बीच में छोड़ देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है सेट। इसके मतलब सीधा है कि आप सेट नहीं देखिए, और देखना है तो लास्ट तक देखिए, कुछ ना कुछ तो सीखिएगा। और क्वेश्चन और इसका सेट हम अंत तक कराएंगे मेरे साथियों, छोड़ेंगे बीच में नहीं। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि बढ़ती जनसंख्या को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है कृषि विकास। ऑप्शन नंबर 3 कृषि विकास। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है, क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार कीजिए। किसमें? लोकतंत्र के संबंध में। तो यहाँ पर कह रहा है ए, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ए और बी जो है दोनों सही है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं, और सरकार नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? किसके द्वारा बनाई समाप्त की जा सकती है? तो अब भारतीय विधानसभा की सिफारिश पर संसद, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है
कि दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। कौन देशों में दोहरी नागरिकता प्रचलित है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रचलित है। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 का हो जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कनाडा में भी है और कनाडा भारत में नहीं है। ठीक है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है और यह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में दोनों में है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 135 का आता है कि भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। इसके 2 कथनों में विचार करना है। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने की बात की जाती है। सही विकल्प का चुनिए। सही विकल्प इसका क्या होगा? सही विकल्प जो होगा 135 का ए और बी दोनों गलत है। ए और बी जो है दोनों गलत। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। यहाँ पर कहता है कि उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 218 अध्याय 5 एवं भाग 6 के तहत आते हैं। उच्च न्यायालय राज्य विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र है। यह भारत के उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात किया जाता है, न कि मुख्यमंत्री के विचार विमर्श पर। इसका ए और बी दोनों गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 136 का आता है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। कौन सा लेख हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर 3 बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 137 का आता है कि मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में 2 कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वो समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया तो निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही विकल्प में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 138 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 का आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राजसूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 249। ऑप्शन नंबर 3 249 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची में किसी विषय पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों को वेतन को कम, न्यायाधीशों में सहित सिविल सेवकों को वेतन को कम और राज्य विधानसभा के धन विधेयक के पारित करने के लिए अधिकार को वंचित हो जाती है। तो ये क्या कर सकते हैं? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 143 निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन सत्य है? 2 कथन कौन सा सत्य है? भारत एकात्मक राज्य है, एक संघीय राज्य है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ, भारत संघीय राज्य एकात्मक संघीय है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत संघीय राज्य है, भारत राज्यों का संघ है। ये हो जाएगा 1 और 2, ये 2 और 3 हो जाएगा। नहीं, ये भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। ये हो जाएगा भारत राज्य संघीय राज्य एकात्मक संघीय है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 3 और 4 इसका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 और 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 141 चलते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों को सही चुनिए। सही उत्तर को चुनना है सूची 1 सूची 2 में। ठीक है, चलते हैं, इसको मिलाते हैं। अरस्तु सूची 1 और सूची 2 में अरस्तु का हो जाएगा पॉलिटिक्स। अरस्तु पॉलिटिक्स ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। पॉलिटिक्स ग्रामर और अरस्तु का हो जाएगा पॉलिटिक्स। ठीक है,
दो हो जाएगा प्लूटो, प्लेटो को हो जाएगा रिपब्लिक, प्लूटो को हो जाएगा रिपब्लिक। कोटिल, कोटिल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थशास्त्र, कोटिल का हो जाएगा अर्थशास्त्र। हेरोल्ड लॉस्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसके अनुसार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि संविधान का अनुच्छेद जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है, विवरण कौन सा देता है? ये विवरण देता है 317। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 317। क्वेश्चन नंबर 143, सूची 1 तथा सूची 2 को सुनिश्चित कीजिए, नीचे दिए गए संकेतों को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 में अनुच्छेद और विवरण है, अनुच्छेद और विवरण है, अनुच्छेद और विवरण को इसको बनाना है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, इसका राइट इसको हो जाएगा 1 का 4। 16 32 कहता है संवैधानिक उपचार, 32 कहता है संवैधानिक उपचार। 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, और 17 कहता है अस्पृश्यता अपराध है, अस्पृश्यता का 17। तो इसके अनुसार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है केंद्र सरकार की किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर 2 वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है, उपभोग कौन सा करता है? तो कहता है उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 140, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों को सही उत्तर चुनिए। सही संकेतों को सही उत्तर चुनना है। इसको सूची और सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर 356 है, नीचे कर देते हैं 356। सूची 1 में 356 है, तो 356 क्या कहता है? 356 कहता है राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल। 356 कहता है राज्य आपातकाल। अनुच्छेद 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल। 360 कहता है वित्तीय आपातकाल, 360 कहता है वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद 315 कहता है संघ लोक सेवा, संघ लोक सेवा। इसका हो जाएगा 1। उसके अनुसार से इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 147 पे। क्वेश्चन 147 कहता है कि हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन डैश के द्वारा किया गया था, डैश के द्वारा किया गया था। ये किया गया था 26वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति डैश कर सकते हैं लोकसभा को भंग, लोकसभा के अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश, संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। इसका 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 कहता है कि भारत संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, तो कौन बताता है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस सेट का। तो मेरे साथी बताइएगा कि 120 मार्क में कुल कितना मार्क्स आपका आ रहा है। तो उसके अनुसार से आप मेहनत अच्छा से कीजिए। अगर कम से कम मार्क्स आ रहा है तो अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, तब जाकर सफल हो पाइएगा। ठीक है। और सेट बहुत अच्छा है। और रुक्मिनी और किरण ये दोनों सेट जो अपने आप में बहुत अच्छा है। और सेट को प्रतिदिन बनाइए, सेट को छोड़िए नहीं। सेट बनाने से ये हमें आभास होता है कि हम कितना बना सकते हैं, हमें कितने पानी में हम हैं, ये हमें अंदाज़ा एक देता है सेट, और कुछ नहीं सेट से। ठीक है। बाद में कि आप किताब से पढ़िए, किताब से 4 घंटा 5 घंटा पढ़िए, सेट बनाइए 3 सेट, यही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? मेरे साथी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण ये मौलिक अधिकार नहीं है।
पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार है। बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्र ये भी मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्र, स्वामित्व होता है मालिक होता है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो मेरे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उनके पास भी सेट उपलब्ध हो जाए। तो लाइक करना मेरे साथी न भूलिएगा, एक लाइक आपको एक बनता है, तो इसके लिए तो बस आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे